तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 30 और पार्ट ए से। तो सबसे पहले ही हमने डेल पी एन बी एक्स की इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो उसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। उसके पहले हमने बीजेटी का एक डायग्राम बनाया है जिसमें कि हम शो कर रहे हैं कि आपका पी एन और पी टाइप का आपका ये बीजेटी है। ओके, यहाँ आपने आई को दिखाया, उससे आपकी आई दो पार्ट में डिवाइड हो गई, आई पी ई अलग है और आई एन ई अलग है। ऊपर से आप आई भी दे रहे हैं और ये हमने एक स्लोप करके बनाया हुआ है किस चीज़ का, पी एन बी एक्स का, कि वो इस तरीके से आपका उसकी वैल्यू आपका बेस के स्टार्ट से लेके और कलेक्टर तक पहुंचने में ऐसे गिरती जा रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाया। तो ये ऐसे गिरती जा रही है आपकी वैल्यू। ओके, बाकी आई सी इधर से एंटर कर रही है, ये सब सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि नो रिकॉम्बिनेशन इनसाइड बेस। ओके, ये हमने अज्यूम किया है और यही चीज़ हमने इसके पहले के लेक्चर्स में जो भी डेरिवेशंस किए थे करंट के और चीज़ों के, तो उसमें भी हमने यही अज्यूम किया था ज़्यादातर। ओके, कहीं कहीं नहीं, कहीं पे हमने किया था, तो हमने वहाँ पे आर एन को कंटिन्यूटी इक्वेशन में 0 ले लिया था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद सिंपल आपका वही कि डेल पी एन बी एक्स की इक्वेशन लिखनी है और ये इक्वेशन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इनको नंबर 1 2 3 जिसमें 1/W होता था, है ना, 1/W, तो वही चीज़ यहाँ पे, तो ये हम पहले कर चुके हैं, तो वहीं से हमने इनको उठाया हुआ है। तो पी एन नॉट बी, ओके, ई रेज टू वी ई बी यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे वी सी बी आएगा। इसको मैंने येलो से हाईलाइट किया और वी ई बी वाले को ये ब्लू से हाईलाइट किया और फिर आपका वी ई बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी चीज़ें तो आप देखो, बाकी तो तरीका लिखने का बहुत सिंपल है, एक कांस्टेंट है। ओके, और उसके बाद फिर ई रेज टू समथिंग अपॉन वी टी -1। ठीक है, फिर माइनस एक कांस्टेंट ई रेज टू समथिंग अपॉन वी टी -1 इंटू एक्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लस कांस्टेंट इंटू फिर वही ई रेज टू समथिंग अपॉन वी टी -1। तो ये चीज़ इक्वेशन में है। इसमें जो चेंजेस आ सकते हैं वो चेंजेस हम लेके आएंगे। अब हम पी एन नॉट भी इस वाले पार्ट को कॉमन ले लेंगे। ओके, तो इधर तो ये माइनस पी एन नॉट पी ई रेज टू वी ई बी अपॉन वी टी माइनस। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, इस वाले पी एन नॉट बी और इस वाले पी एन नॉट बी को कॉमन लेके बाहर निकाल लिया है और कुछ भी नहीं किया है। ये चीज़ करी हमने यहाँ पे इंटू एक्स प्लस पी एन नॉट बी और ई रेज टू ये। इसके बाद जो और इसमें कॉमन हो सकता है वो कर लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं है एक्चुअली में, मैं जो देख पा रहा हूँ उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पहले इसको बाहर ले लिया इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में उन्होंने W को इसके नीचे कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसको इक्वेशन 1 माना। एक्चुअली में हमने इस चीज़ को सॉल्व करना चाहा है, डेल पी एन बी एक्स को, तो इसको इक्वेशन 1 माना है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आते हैं कि एमिटर करंट की बात करते हैं। एमिटर करंट आई ई की अगर बात करेंगे तो उसको निकालना है हमें। तो इसमें भी वही स्लोप हमने उस तरीके से बनाया है, ये पी एन बी, ठीक है, और एक्स का। तो ये एमिटर करंट की बात कर रहे हैं। ऊपर हमने क्या लिया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमने ये पी एन बी एक्स लिया कि ऑब्वियस ही बात है कि हम बेस वाले रीजन के अंदर ले रहे हैं, तो ये पी एन और सब स्क्रिप्ट में बी ही रहेगा। ओके, दूसरी बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, मैंने बताया भी है कि आप जिस रीजन में लेंगे, जैसे एन में ले रहे हैं, तो ये जो पी और इसका सब स्क्रिप्ट होगा उसको एन लिखेंगे, उल्टा करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में हम ये ले रहे हैं माइनॉरिटी कैरियर, तो होल इन एन साइड। ठीक है, तो होल इन एन साइड के लिए क्या हो गया, पी और सब स्क्रिप्ट में एन, क्योंकि होल मतलब पी और इन एन, और इसमें बी क्योंकि ये बेस में है और हमने यहाँ पे एक्सिस क्या लिया है, एक्स। तो ये इस तरीके से पूरा सॉल्व करके हमने लिखा है। ठीक है, पी एन बी एक्स को, तो ये देख लिया। उसके बाद देखते हैं आगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी सेम यही पी एन बी एक्स है आपका है। ओके, और इसमें क्या चीज़ें हैं, वही सेम की आई पी ई और आई एन ई। ठीक, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये इसकी विद, वे इस रीजन की विद है W, और सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे पी एन नॉट बी, बस हमने अलग से इसमें क्या कर दिया कि इस लेवल को लिया है पी एन नॉट बी। ये आपका जो लेवल है ये, जिसको मैं अभी पिंक से कर रहा हूँ, तो ये लेवल को, ये एट इक्विलिब्रियम वाली बात जो है वो हमने यहाँ पे कर ली कि एट इक्विलिब्रियम ये पी एन बी एक्स आपका पी एन नॉट बी बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ गया कि आपका कि आई ई इजकल टू आई पी प्लस आई एन ई, बट आई पी ई आपको पता है कि ज़्यादा है आई एन ई से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पी एन पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। और एन पी एन होता तो एन पी एन में ऑब्वियस ही बात है, आप समझ सकते हैं कि आई एन ई आपका बड़ा हो जाएगा आई पी ई से। ओके, तो यहाँ पे एक को नेगलेक्ट कर देंगे, तो सो आपका आई ई की वैल्यू लगभग आपका आई पी ई के बिल्कुल इक्विवेलेंट आ जाएगी, जो कि माइनस क्यू डी पी बी ई डी पी बी, और उसमें ए मल्टीप्लाई और हो जाता है ना, ये आपको याद होगा। इसमें ये ए इधर आ जाता है, तो ये वाला ए आपका इधर आ गया। तो ये आपका पूरा कांस्टेंट रहता है माइनस के साथ में, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ। ठीक है, तो अब ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो हम चीज़ कर रहे हैं ये सेम एज प्रीवियस लेक्चर है, सेम एज प्रीवियस लेक्चर या लेक्चर्स।
ठीक है, जहाँ पे हमने ये एमिटर करंट और कलेक्टर करंट के डेरिवेशंस किए थे, हम सेम चीज़ कर रहे हैं। वो एक अलग तरीका था, ये एक अलग तरीका है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा तरीका, शॉर्ट है, इसका डेरिवेशन करना है। और ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये हमें रखना है। तो पी एन बी एक्स, ठीक है, ये हमने सेम इक्वेशन वहाँ पे भी इस्तेमाल करी थी, तो ये सेम इक्वेशन इस्तेमाल करनी है हमें। ओके, चलो ये सेम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब ये तो टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। सेम चीज़ लगभग वहाँ पे करी थी, वहाँ पे लेकिन हमने वो बाउंड्री कंडीशन वहाँ पे C1 C2 ये सब निकाल के किया था, तो वो यहाँ पे हम नहीं कर रहे। ओके, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो इक्वेशन 1 में ये लगा देते हैं, ये चीज़ डाल देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो ये माइनस पी एन बी नॉट बी अपॉन डब्ल्यू और ई रेज टू वी बी और ई रेज टू वी सी बी इसके इक्वल होता है। तो हम एक्चुअल में आई ई जो एमिटर करंट आएगी तो माइनस क्यू ए डी पी बी तो अलग हो गया, और ये वाली पूरी चीज़ यहाँ आ गई माइनस पी एन नॉट बी अपॉन डब्ल्यू ई रेज टू वी ई बी। ओके, और माइनस अपॉन वी टी और माइनस वी सी बी अपॉन वी टी। तो ये करंट इक्वेशन फॉर आई ई आ गया। ओके, अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी है जो इक्वेशन है प्रीवियस लेक्चर्स की, जो लंबी चौड़ी और जो सब चीज़ें थी आप उनको यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं अगर आप इसको याद करते हैं तो। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आई ई किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं, क्यू ए है, ठीक है, डी पी बी है, और ये जो अंदर का पी एन बी है ये हम यहाँ ले आते हैं, और ये डब्ल्यू इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया, और अंदर केवल इतना सा बचा आपका सिंपल सा कि ईजी है वी बी अपॉन, ठीक है, ज़्यादा हाईलाइट हो जा रहा है, इसको हटाते हैं, ठीक है, ये सिंपल सा वी बी और इधर वी सी बी। तो ये आपका एमिटर करंट आया। अच्छा, ये इक्वेशन आप याद कर लेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं कलेक्टर करंट के ऊपर। तो कलेक्टर करंट आईसी निकालना, सिंस वी आर अज्यूमिंग आइडियल बीजेटी, तो फिर वही चीज़ कि नो रिकॉम्बिनेशन इनसाइड बेस, तो फिर वही सेम चीज़ अज्यूम करेंगे कि कोई भी रिकॉम्बिनेशन बेस के अंदर नहीं हो रहा। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका एक बीजेटी रहता है ना, अगर आपका आई पी ई इधर से जा रहा है, ओके, और आई आपका पी सी इधर, ऐसे हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये आई सी इसके अंदर जाता है और आई पी सी इससे जाता है, या इसको इधर मान लेते हैं, इधर जाता हुआ, ये तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेते हैं। और आई सी ओ जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, या फिर वो आई सी बी ओ भी उसको कहते हैं, वो हम इधर मान लेते हैं। ये नेग्लिजिबल होती है, जैसे कि आपका आई एन ई नेग्लिजिबल होती है। तो अगर आप आई एन ई और आई सी ओ को हटा दो, ठीक है, कंसीडर ना करो, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जो आई पी ई है वही आपका आई पी सी है, दोनों सेम करंट है। और हमें यही चीज़ यहाँ पे समझनी थी कि ये चीज़ कहाँ से आई कि आई पी सी इजकल टू आई पी ई। तो एग्जैक्टली जो करंट आपका एमिटर से बेस में जा रही है वही आपका बेस टू कलेक्टर चली जाती है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हमने यहाँ देखी कि आई सी इजकल टू माइनस आई पी सी। देखो, और आई सी का इक्वेशन ये हमने पहले सॉल्व किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, माइनस आई पी सी प्लस आई सी ओके इक्वल होता है। तो जो कलेक्टर करंट है एक्चुअल में वो आपके मैग्नीट्यूड के इक्वल है आई पी सी के, और मैग्नीट्यूड की बात नहीं करोगे, अगर टोटल बात करोगे तो माइनस इजकल टू आई पी सी के इक्वल है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कलेक्टर करंट आई सी इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई पी सी इजकल टू आई पी ई। और आई पी ई हमने ऊपर सॉल्व किया है, एक्चुअल में आई पी ई ही था हमारा आई ई। ओके, तो ये चीज़ है। अब आप वैसे भी कह सकते हो कि आई ई इजकल टू होता है आई सी और प्लस आई बी, और आई बी हमने यहाँ पे मान लो कि बहुत नेग्लिजिबल है, मान लिया कुछ वजह से, ठीक है, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा बेस के अंदर, तो वैसे भी आपका आ रहा है कि आई ई इजकल टू आई सी। तो ये देखो चार चीज़ें इक्वल आ गई कि जो आपका कलेक्टर करंट है वो इक्वल है आपका एमिटर करंट के, और कलेक्टर करंट मैग्नीट्यूड ऑफ आई पी सी के इक्वल है, और वही आई पी ई के इक्वल है। ओके, तो सेम जो हमने ऊपर सॉल्व किया था क्यू ए डी पी बी पी एन नॉट बी डब्ल्यू और ई रेज टू वी बी अपॉन वी टी ई रेज टू, फिर ठीक है, वी सी बी अपॉन वी टी, और ये माइनस, तो ये सेम चीज़ आ गई बिल्कुल। ओके, तो आई सी इजकल टू आई पी सिंपली, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैंने इसको इसलिए अलग से लिखा है कि राइट आई सी इजकल टू आई पी सिंपली, बस हमने सीधे सीधे ये कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। फिर बात करते हैं फॉर एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन की। अगर बात करें तो आपका, ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, जेई जो आपका फॉरवर्ड बायस है और जेसी आपका रिवर्स बायस है। तो जेई आपका ये पॉजिटिव होना चाहिए, वी बी जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और वी सी बी की आपकी नेगेटिव होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ रिवर्स बायस। तो सिंपल है कि ई रेज टू वी ई बी अपॉन वी टी आपका एक लार्ज वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, वहाँ पे हमने क्या बोला था कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और ये वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। लेस देन 1 होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि 0.1, 0.2, 0.1 से लेके मतलब 6, 7, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझो कि ये जो इक्वेशन है ना, इसमें दो टर्म है, देखिए 1 और 2।
तो सेकंड वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ई रेज टू वी सी बी बाई वी टी आपका काफ़ी छोटा वैल्यू हो जाता है, क्योंकि हमारा वी सी बी लेस देन 0 है। पर ऐसा हम कहाँ कर सकते हैं, हम एक्टिव मोड के अंदर कर रहे हैं केवल। ओके तो आपका जो एमिटर करंट है और एक्चुअली में कलेक्टर करंट भी वही है सेम, तो आपका वो इतना होके रह गया केवल, ठीक है, क्यू ए डी पी बी पी एन नॉट बी अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद भी हो जाएगा ऐसे करते करते, और इनटू आपका ई रेज टू वी बी अपॉन वी टी, तो ये होके रह गया आपका, तो ये चीज़ हो गई। ओके अब यहाँ पे आई ई को हम और क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं आई ई नॉट, ओके, इंटू ई रेज टू वी बी अपॉन वी टी। तो ये याद करना बहुत आसान है और ये सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और ये याद भी करना, आई ई इजकल टू आई ई नॉट ई रेज टू वी बी बाई वी टी, ठीक, केवल वी बी, तो ये तो ईजी है। अब आई ई नॉट आपका पूरे इसके इक्वल हो गया, तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो कांस्टेंट है आई ई नॉट, ये है क्या, मैंने लिखा है कि व्हाट इज आई ई नॉट, आप इसको समझो, तो क्यू ए डी पी बी पी एन नॉट बी अपॉन डब्ल्यू इसके इक्वल है। इसमें एक हमने और यहाँ पे चीज़ करी है कि पी एन नॉट बी जो है उसको एन आई स्क्वायर अपॉन एन बी के इक्वल भी लिख दिया है, तो पी एन नॉट बी जो है उसको हमने एन आई स्क्वायर अपॉन एन बी, जो हमने लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में हमने यहीं से शुरू किया था। ओके तो ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो हमने ये देख लिया कि आई ई आपका इसके अंदर जो है वो इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब सिमिलरली कलेक्टर करंट के लिए बात कर लेते हैं, तो कलेक्टर करंट में भी ये देखो मैंने पहले से येलो बॉक्स में कर दिया, तो ये आपका आई सी ओ कहलाता है, ओके, और यहाँ पे आई सी ओ क्या है आपका क्यू ए डी पी बी एन आई स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू और इंटू एन बी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि लगभग आई ई नॉट और आई सी नॉट बिल्कुल सेम है, मतलब ये कब वर्क कर रहा है ना, जब आप ये मान रहे हो कि कोई भी रिकॉम्बिनेशन करंट नहीं है बेस में, नो रिकॉम्बिनेशन बेस, ये तब वर्क कर रहा है, तब आपका आई ई आई सी के बिल्कुल इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक सीधा सा लॉजिक है कि आई भी आपका नेग्लिजिबल है, तो ये चीज़ तब वर्क कर रही है कि आई ई नॉट इजकल टू आई सी नॉट, आई ई इजकल टू आई सी, तो ये चीज़ हो गई। तो आई सी नॉट की बात कर लेते हैं, फिर आई सी नॉट इजकल टू सेम वही चीज़, ये तो हमने देख ही लिया है। और यहाँ पे जो आई सी नॉट है, जैसे आई सी वहाँ पे हमने देखा ना आई सी नॉट बोलते हैं या आई सी बी ओ भी बोलते हैं, तो ये आई सी नॉट और वो आई सी नॉट में डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ओके, इसमें कन्फ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए कि वे व्हाट इज आई सी नॉट इज नॉट द लीकेज करंट, तो ये वो वाली आई सी नॉट नहीं है, ये कांस्टेंट है जस्ट, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद पी एन पी बीजेटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये मैंने ऐसे ब्रैकेट में कर दिया पहले से कि आई ई इजकल टू आई नॉट ई रेज टू वी बी वाई वी टी और आई सी इजकल टू आई सी नॉट ई रेज टू वी बी वाई वी टी, तो दोनों में ही वी ई बी आपका इन्वॉल्व है, ये आप याद रखेंगे, ओके ओके। तो यहाँ देखते हैं कि ठीक है यूजिंग वी ई बी, मतलब वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि वी ई बी का ही इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, बट एक चीज़ है कि यहाँ पे आपका वी ई बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है पीएनपी के लिए, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। पीएनपी के लिए ऐसा क्यों है, क्योंकि पीएनपी को आपको मतलब ऑब्वियस ही बात है जेई जंक्शन को, ये जेई जंक्शन इधर पड़ेगा, उसको आपको फॉरवर्ड बायस रखना है। अब क्योंकि ये पीएनपी टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो ये पी है, तो पी को फॉरवर्ड बायस करने के लिए पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो इस वजह से वी आपका ये आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा पीएनपी के लिए, और ये थोड़ा बहुत डिफरेंस भी शो करता है, ओके। नेक्स्ट एनपीएन की बात करते हैं, तो एनपीएन में क्या है, यहाँ पे वीईबी की जगह हम वीईबी जो लेते हैं, एक्चुअल में वीईबी की जगह हम वीबीई ले लेते हैं पहली बात तो, क्योंकि वीईबी ग्रेटर देन 0 में दिखाना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। वीईबी ये वीबीई जो है, तो वीबी का मतलब है कि बी साइड से देख रहे हैं, तो बी साइड आपका पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि हमें ऑब्वियसली बात है सेम मेथड फॉरवर्ड बायस करना तो फॉरवर्ड बायस है, पर ये एन टाइप है इधर, और एन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए इधर आपको नेगेटिव से जोड़ना पड़ता है। तो इन दोनों का कंपेरिजन अगर करेंगे तो आपको ये साफ साफ दिख जाएगा कि वीईबी जो है इसके लिए लेस देन 0 है, किसके लिए, एनपीएन टाइप के बीजेटी के लिए, ओके। बाकी ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया, ये सेम वही चीज़ें, इक्वेशन सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे वीबीई हम यूज़ कर रहे हैं, ना कि वीईबी, ओके, नॉट वीईबी, ये मैं लिख देता हूँ यूजिंग वीबीई, इसका उल्टा हियर, ओके। ये चीज़ हो गई। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। द इंजेक्टेड एक्सेस कैरियर, ठीक है, एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन प्रोफाइल इन द बेस रीजन ऑफ एन एनपीएन बीजेटी बायस्ड इन द एक्टिव रीजन, ठीक है। एक्टिव रीजन अभी हमने सीखा है, एक्टिव रीजन में बायस किया है, इज लीनियर, तो वो प्रोफाइल लीनियर है। लीनियर प्रोफाइल का मतलब, तो जो मैं अभी इस लेक्चर के शुरू में जो डायग्राम पे बात हमने करी है, जिसमें बेस के अंदर वो आपको एक लाइन देखने को मिल रही है, तो वही चीज़ आपका होता है कि ये प्रोफाइल लीनियर है। लेक्चर के स्टार्ट में चलते हैं। ज़्यादा
आधा हो गया, वेट अ मिनट, ये तो ये जो आपका है ना, ये लीनियर प्रोफाइल है आपका, ये लीनियर प्रोफाइल है। ओके, ये जो येलो से बना हुआ है ये आपका लीनियर प्रोफाइल है। तो यही ये इसी की बात हो रही है कि एक्टिव मोड में अगर वो कह रहा है बेस रीजन में लीनियर प्रोफाइल है, तो इसी चीज़ की बात हो रही है। तो ये जो फॉर्मूलेज है वो यहीं पे इस्तेमाल होंगे। ओके, उसके आगे देखते हैं, लीनियर एज सोन बिलो इफ द एरिया, ठीक है, एरिया दे दिया है, एमीटर जंक्शन इज इतना, ये एरिया दे दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, म्यू एन की वैल्यू दे दी है, ठीक है, इन द बेस रीजन एंड डिप्लीशन लेयर विद आर नेग्लिजिबल। तो डिप्लीशन लेयर की जो विद है उसको बोला है कि आप उसको मत लो, वो नेग्लिजिबल है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आई सी, तो कलेक्टर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो कलेक्टर करंट दिमाग में आते ही आई सी इजकल टू आई सी नॉट ई रेज टू आपका वी ई बी अपॉन वी टी माइनस वन, तो दिमाग में आ जाता है। तो आपको ये वोल्टेज पता होना चाहिए, आई सी नॉट के अंदर जो जो चीज़ें वो पता होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करते ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल सा आपका ये देखो आई पी नॉट और ये आई एन ई, सॉरी आई पी ई और आई एन ई, ये हमने शो कर दिया पर इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद क्या है कि ये आपको यहाँ पे वैल्यू दे दी है एन के अंदर जो डोपिंग है 10 की पावर 13, तो कुछ चीज़ें डायग्राम में दे दी हैं। एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन प्रोफाइल ये आपका ऐसे स्लेंटेड ये दिखाया है। ओके, और इसकी विद दे दी है, ये विद का भी इस्तेमाल हमें होगा, ये डब्ल्यू जो है ना बेस रीजन की विद ये हमें दे दी है। तो सिमिलरली आई ई आपका होता है आई एन ई प्लस आई पी, पर हमें पता है एन ई ग्रेटर देन आपका एन बी है। तो यहाँ पे क्योंकि ये एन पी एन टाइप का आपका ट्रांजिस्टर है, ये बी जे टी है, तो आपको याद रखना है कि आई एन ई बड़ा होगा ना कि आई पी ई। तो आई ई जो एमिटर करंट है वो पूरी की पूरी आई एन ई के इक्वल हो जाएगी। अब आई सी इजकल टू आई एन सी इजकल टू आई एन ई, वही लॉजिक, मतलब सेम, मतलब वही लॉजिक कुल मिला के आई सी आई ई के इक्वल है और कुछ भी नहीं। तो यही चीज़ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा बेस के अंदर, इस वजह से। ओके, और कोई कारण नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट की बात करते हैं, आई एन ई किसके इक्वल होगा? ए क्यू डी एन बाई डी एक्स। ओके, डी एन बाई डी एक्स मतलब ये जो एन हुआ करता था ये एन इजकल टू पी एन नॉट बी, इस तरीके से वो समथिंग आपका हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे उस एन को केवल एन लिया है हमने, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिया है। ओके, स्लोप ऑफ द बेस रीजन इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल। तो एक्चुअल में क्या है ना, अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इससे आप ये सीखेंगे कि जो हमने एन इजकल टू को समथिंग लेते थे उसका डिफ्रेंशिएशन करते थे, उस सब की जरूरत नहीं है। आपका डिफ्रेंशिएशन मतलब स्लोप। तो ये जो चीज़ है ना डी एन बाई डी एक्स, ये स्लोप है, जो आपका प्रोफाइल है उसका स्लोप आपको पता होना चाहिए। तो इसको स्लोप लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इसका। तो स्लोप क्या है? 0 - 10 की पावर 13। तो ये जो आपको देख रहे हैं ना स्लोप में क्या चीज़ है, देखो एक तो ये 0 है इस जगह पे, अब यहाँ पे विद W पहुँच रही है, तो ये क्या हो गया, एक तो 0 से लेके 0.6 आपका ये जो भी है माइक्रोमीटर सेंटीमीटर जो भी दिया है ये यहाँ तक, एक तो ये चीज़ हो गई एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये आपका बोल सकते हैं x1 है, ये x2 है। ओके, अब इस एक्सिस पे आप ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को वो बता रहे हैं कि ये 10 की पावर 13 है। तो इस एक्सिस पे आप बोल सकते हैं कि 0 से 10 की पावर 13। ओके, तो ये आपका y1 है और ये y2 है। तो आपका स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1, इस तरीके से y2। तो एक्चुअल में स्लोप में हमने मतलब ऊपर से नीचे को स्लोप आ रहा है ना डाउनवर्ड, तो इसलिए हमने y2 को 0 लिया है और y1 को ये माना है। ओके, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब आपका यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ग्राफ, नीचे से स्टार्ट नहीं कर रहा है ग्राफ, ऊपर से स्टार्ट कर रहा है। तो y2 माइनस y1 और ये आपका x2 माइनस x1। ओके, x1 तो 0 है, तो देखो बहुत आसान बन गया, आपका स्लोप इस तरीके से निकल गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आएगी। तो आई एन ई आपकी क्या हो गई, उसमें वैल्यू लगा दो, क्यू की वैल्यू लगा दो, एरिया लगा दो, ये एरिया है, ये आपका क्यू है चार्ज। ओके, ये आपका डी एन है। ओके, अब डी एन भी आपको पता होना चाहिए, डी एन क्या होता है, डी एन अपॉन म्यू एन इजकल टू वी टी। ओके, डी एन आपको निकालना है, तो डी एन बन गया आपका डी एन इजकल टू म्यू एन इंटू वी टी, और म्यू एन आप ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे आपको गिवन है। ओके, ये देखो यहाँ पे म्यू एन इजकल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, तो म्यू एन आपको गिवन है। तो म्यू एन गिवन है, वी टी 26 मिली वोल्ट होता है, सबको पता है। ओके, 26 से 25 जो आप लेना चाहें दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डी एन आ जाएगा। तो देखो डी एन 1000 इंटू ये मिली वोल्ट मतलब 0.026 वोल्ट। तो ये आपने डी एन निकाल लिया और यह आपने जो स्लोप निकाला था वो निकाल लिया। सबको मल्टीप्लाई करना है, देखा ए क्यू डी एन और स्लोप, बस इतना को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया आई एन ई इजकल टू आई सी आपका 1.387 मिली एम्पियर। तो बहुत बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि आई सी ही आई एन ई है, आई एन ई ही आई एन सी है। ठीक है, मैं लिखता हूँ आई एन सी है, ठीक है, आई एन ई ही आई एन सी है, आई सी ही आई एन ई है, और यही आई ई है जब आपका कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा बेस में, देखो सब इक्वल है। ओके, फिर बात करते हैं कि बेस करंट इज नोन एज आपका रिकॉम्बिनेशन करंट, और जो बेस करंट होती है उसी को हम रिकॉम्बिनेशन करंट भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे थ्योरेटिकल हो गया।
अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशन की, वो भी ईजी डेफिनेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जैसे कि पहला है आपका एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। ओके, तो अब आपने जो जिन लोगों ने बीजेटी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पहले, तो उनको पता है कि बीजेटी के अंदर अल्फ़ा बीटा गामा ये सब बहुत ज़्यादा आता है, अल्फ़ा बीटा के अंदर रिलेशन होता है। तो अब कुल मिला के ये वही चीज़ें स्टार्ट होने जा रही हैं यहाँ पे। ओके, इसमें कुछ न्यू नहीं है, वही चीज़ें हैं। तो पहला है आपका एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी गामा, इट इज़ द रेशियो ऑफ, तो ये मेन चीज़ होगी कि ये एक तरीके का रेशियो है किस किस का, पहला ये पिंक वाला फिर ये ग्रीन वाला। तो करंट थ्रू द एमिटर जंक्शन ड्यू टू कैरियर ऑफ एमिटर, तो एमिटर के कैरियर, अब देखो एमिटर के कैरियर मतलब इसको बढ़ा चढ़ा के क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता है किस तरीके का बीजेटी है आपका। अगर पीएनपी टाइप का है तो एमिटर के कैरियर होल हो गए। ओके, अगर एनपीएन है तो एमिटर के कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एमिटर के जो कैरियर होंगे उनकी वजह से जो करंट आपकी एमिटर जंक्शन के थ्रू जा रही है, तो पहले ऊपर तो वो हो गई और नीचे टोटल करंट थ्रू एमिटर जंक्शन। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, अगर आप पीएनपी बीजेटी लेते हो इसका मतलब कि ऊपर जो करंट होगी वो ड्यू टू होल्स वाली लिखनी है और नीचे जो करंट होगी वो टोटल करंट लिखनी है। तो आई पी ई अपॉन आई ई या फिर आई पी ई अपॉन नीचे दोनों का सम, तो ये आपका कहलाता है गामा। मतलब एकदम पॉज करके आप जितना टाइम लेना चाहे जो करना हो आप करो, इसको बिल्कुल याद कर लो अच्छे से। गामा इजकल टू आई पी ई अपॉन आई पी प्लस आई एन ई नीचे टोटल। इसी तरीके से एन पी एन बीजेटी के लिए ऊपर आपका उल्टा हो जाएगा, आपका आई एन ई हो जाएगा ऊपर। ओके, आई एन ई और नीचे फिर तो दोनों का सम ही हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आप समझ ही जाएंगे। तो इसका हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं रिलेशन, और क्या हो सकता है, हम क्या करते हैं कि आई एन ई को नीचे बेस के कॉमन ले लेते हैं, तो वन अपॉन वन प्लस आई एन ई अपॉन आई पी ई। ओके, इस तरीके से आ गया। तो एज आई पी ई बड़ा होगा आई एन ई से बहुत ज़्यादा, किसके लिए, पी एन पी के लिए। फिलहाल हम पी एन पी की बात कर रहे हैं। ओके, तो पी एन पी में जो आई पी ई करंट होगी होल वाली वो ग्रेटर देन होगी इलेक्ट्रॉन वाली करंट के से। तो गामा आपका लगभग 1 हो जाएगा यहाँ पे। ये कहने का मतलब है, मतलब ये जो टर्म है ना ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। क्यों, मतलब वही कहना है ना, आई पी बहुत बड़ा है, जैसे कि 0.01 अपॉन अगर 1000 करो तो ये टर्म आपको नेग्लिजिबल मिलेगा, क्योंकि इसको हटाओगे तो और 1000, तो ये तो बहुत छोटा टर्म हो गया और ये नीचे ऐड हो रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो ये आपका गामा 1 के इक्वल हो जाएगा जब आपका ऐसा होगा। ओके, मतलब जो आपकी जो केवल होल की वजह से करंट है पीएनपी के अंदर वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन की वजह से। सिमिलरली अगर आप एनपीएन लेते हो तो वहाँ पे अगर आपका आई एन ई बहुत ज़्यादा होगी आई पी ई से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू होल, तो वहाँ पे भी गामा आपका 1 के इक्वल ही होगा। ठीक है, ये रिलेशन समझा हमने। उसके बाद आई ई की बात करते हैं, तो वही ए क्यू एन आई स्क्वायर डी एन ई अपॉन ये आपका नीचे एल एन ई और ई रेज टू वी ई बी अपॉन वी टी। तो ये सारे टर्म यहाँ पे अलग से जो भी डिफरेंस था वो सब ले आए। ठीक है, जैसे वहाँ पे एन आई स्क्वायर अपॉन हमने क्या लिया था, एन आई स्क्वायर अपॉन एन बी। हमने ये भी देखा था कि एन आई स्क्वायर अपॉन एन ई के इक्वल भी हो सकता है और एन आई स्क्वायर अपॉन एन सी के इक्वल भी हो सकता है। तो एमिटर के उसमें हमने यहाँ पे ये ले लिया एन आई स्क्वायर अपॉन एन ई। तो एक तो ये टर्म अलग है एन आई स्क्वायर अपॉन एन ई, फिर ये अलग है डी एन ई और ये एल एन ई, ये इस तरीके से है। इसी तरीके से आई एन ई वाला कंपोनेंट है पूरा, क्योंकि इसमें में आपका सबस्क्रिप्ट में एन है, और ये आपका आई पी वाला कंपोनेंट है ए क्यू एन आई स्क्वायर, ये सेम हो गया डी पी बी, यहाँ पे पी आपका पी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, एन बी डब्ल्यू एन बी यहाँ पे बेस वाला हम ले रहे हैं। ओके, तो ये जो आपकी जो माइनॉरिटी वाली करंट होती है, मतलब कुल मिला के ये हम पीएनपी के लिए ले रहे हैं, मतलब ये करंट तो आपका नेग्लिजिबल है। तो जब नेग्लिजिबल वाली जो करंट होती है उसके अंदर आप नीचे इसमें एन ई ले लो, और जो आपकी मेन करंट होती है उसमें आप एन बी ही लोगे। ओके, ये याद रखना। और इसको तो क्योंकि हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं आई एन ई को, तो इससे क्या करते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग हैं तो इनको एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं आई एन ई अपॉन आई पी ई। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है ए क्यू एन आई स्क्वायर डी एन ई एल एन ई एन ई ये सब। तो डी एन ई है डब्ल्यू एन बी और डी पी बी एल एन ई एन ई, इस तरीके से आ गया। इसको गामा को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों, गामा का रिलेशन हमने क्या निकाला था 1/1 प्लस आई एन ई अपॉन आई पी ई। तो ये रेशियो चाहिए था हमें कैसे भी ये रेशियो चाहिए था। ओके, तो ये किसके लिए था, पीएनपी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो उस समय कौन सा, क्योंकि उससे मेन चीज़ ही बदल जाती है। आप अगर एनपीएन ले लेंगे तो आपको यही बदल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि कौन सी करंट को रखना है और किसको नेग्लेक्ट करना है। ओके, तो ये रिलेशन आया, इस रिलेशन को उठा के यहाँ यूज़ कर लेंगे। अब क्या है, पहली चीज़ तो आप इसको मेमोराइज करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट अगर डिटेल में जाके पूछेगा तो फिर ये अंदर तक पूरा ये पूछ सकता है। ठीक है, ये जिसमें ये सब होगा डी एन ई डब्ल्यू ये सब। ठीक है, एक तो मेमोराइज कर लो, दूसरी चीज़ से कंक्लूजन निकालो। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये एन बी है और एक एन ई है।
अगर आप एन बी को बढ़ाओगे तो गामा आपका कम हो जाएगा। तो एक तो ये है, ठीक है। एक अगर एन ई को बढ़ाओगे तो गामा बढ़ जाएगा। तो ये मेन कंक्लूजन है, इसको मैंने अलग से लिख दिया है कि गामा एन बी के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये फिर से मैं लिख देता हूँ फॉर पी एन पी टाइप का बीजेटी, और वही गामा एन ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो एमिटर वाले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बेस वाले के इन्वर्सली, ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर की, जिसको हम अल्फा टी भी बोलते हैं या फिर बीटा स्टार बोलते हैं। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर। ओके, तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से किसी चीज़ का रेशियो है, रेशियो ऑफ होल करंट थ्रू कलेक्टर जंक्शन एंड होल करंट थ्रू एमिटर जंक्शन। तो ये सेम तरह की करंट का रेशियो है होल करंट का। अब कुल मिला के बात किसकी हो रही है, ये डेफिनेशन पीएनपी की हो रही है, क्योंकि पीएनपी में मेन कैरियर कौन सा, होल। अगर यही हम बात करते हैं एनपीएन की, तो डेफिनेशन बदल जाती, वहाँ हो जाता है इट इज़ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट थ्रू कलेक्टर जंक्शन एंड इलेक्ट्रॉन करंट थ्रू एमिटर जंक्शन। तो अल्फा टी की बात करें या बीटा स्टार की बात करें, तो ये आपका IPC अपॉन IPE, ठीक है। ऊपर कलेक्टर नीचे एमिटर, ये याद कर लो, ऊपर कलेक्टर नीचे एमिटर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मेन चीज़ यही है कि ऊपर कलेक्टर नीचे एमिटर, और होल तो होगा पीएनपी में और इलेक्ट्रॉन होगा आपका इसमें। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एनपीएन के लिए बात करेंगे तो INC अपॉन INE हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो गया। ओके, उसके बाद आता है कि बीटा स्टार इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैरियर थ्रू बेस रीजन। तो कैरियर, जो कैरियर आपके मेन है, जैसे कि पीएनपी के लिए होल, एनपीएन के लिए इलेक्ट्रॉन, तो उन कैरियर का कितना एफिशिएंटली आप ट्रांसपोर्टेशन करवा पा रहे हो बेस रीजन से। मतलब दो तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है, एक तो एमिटर से बेस, मतलब एमिटर से कलेक्टर की तरफ बट थ्रू बेस रीजन, दूसरा कलेक्टर से एमिटर की तरफ पर फिर भी वही थ्रू बेस रीजन। तो कितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन करवा पा रहे हो वो बताता है आपको बीटा स्टार, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर। बेस के थ्रू कितना अच्छा ट्रांसपोर्ट आप करवा पा रहे हो वो ये बताएगा आपको। ओके, फिर बात आता है, ये पॉइंट हमने पहले भी देखा है कि बैंडविड्थ आपका लेस देन होना चाहिए एलएन और लेस देन होना चाहिए एलपी से। तो डिफ्यूजन लेंथ ऑफ कैरियर से आपका कम होना चाहिए। अगर कम है, पहली बात तो ये डिजायरेबल भी है, और अगर कम है भी एट द सेम टाइम, तो आपका बीटा स्टार लगभग 1 के इक्वल होगा। ओके, ये आप याद रखेंगे, बीटा स्टार आपका लगभग 1 के इक्वल होगा। ये दोनों ही करंट आपकी इक्वल हो जाएंगी। और ये हमने पीछे इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले भी देखा है कि हमने क्या देखा था, अगर नो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो आपका जो INC है वही INE के इक्वल है, वही IE के इक्वल है, और वही IC के इक्वल है, वो सब इक्वल है। तो यहाँ पे जब सबको इक्वल हो जाएगी तो आपका बीटा स्टार 1 हो जाएगा। उसके बाद एक नए उसकी बात करते हैं, थोड़ा यहाँ पे ये ले लेते हैं अलग से कि आपका कॉमन बेस करंट गेन, कि कॉमन बेस करंट गेन आपका क्या होता है। ओके, ये अल्फा के इक्वल है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, गामा पढ़ा, फिर हमने अल्फा टी आप मत याद रखो, कन्फ्यूजन होगा, आप केवल बीटा स्टार याद रखो, ठीक है। ये अल्फा टी मत याद रखो। ओके, ये अल्फा टी मत याद रखो। बीटा स्टार मतलब हमने गामा पढ़ा, बीटा स्टार पढ़ा, या बीटा और अल्फा। तो अल्फा क्या है, कॉमन बेस करंट गेन, ये करंट गेन है कॉमन बेस का, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंट चीज़ें शुरू हो गई, मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा और गामा फिर से आएगा, पर वो अलग अलग उसके लिए होंगे, ठीक है। एक कॉमन बेस के लिए है, एक कॉमन एमिटर के लिए होगा, एक कॉमन कलेक्टर के लिए होगा, तो वो भी देखते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये भी एक तरीके का रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो है, नेगेटिव ऑफ कलेक्टर करंट इंक्रीमेंट टू द एमिटर करंट चेंज, ठीक है। कलेक्टर करंट का कितना इंक्रीमेंट होगा उसका नेगेटिव, तो डेल्टा IC, और वो भी नेगेटिव में, और चेंज ऑफ नीचे डेल्टा IE, तो दोनों का कितना होगा। तो ये भी एक तरीके से सेम उस पर वर्क कर रहा है आपका C/E पे, जैसा कि आपका ऊपर बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर वर्क कर रहा था आपका। तो ये जो छोटे छोटे कंपैरिजंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेक्चर पढ़ते हुए समझना, याद रखना। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो C/E ये भी है, बस ये आपका किस तरीके का, ये डेल्टा है, इसमें चेंज देखते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि डेल्टा IE क्या है, तो IE -0 है, तो एक्चुअल में डेल्टा IE आपका IE के इक्वल ही है। ओके, डेल्टा IE हमारा 0 से लेके है, देखो एमिटर करंट का चेंज यहाँ लिखा है, एमिटर करंट चेंज फ्रॉम 0 कट ऑफ टू IE। तो ऑब्वियसली बात है, आप IE से उसका चेंज देख रहे हो और -0 करोगे तो वो सेम ही आ जाएगा। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम केवल IE भी लिख सकते हैं, बट हम प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे इसको यहाँ पे चेंज दिखाते हैं, ठीक है, डेल्टा दिखाते हैं। तो IE के इक्वल है, तो यहाँ पे IC और IE का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। अगर IE आपका 0 होगा तो ये आपका IC नॉट बन जाएगा, ठीक है। IC आपका IC नॉट बन जाएगा, मतलब IE जो करंट है, एमिटर करंट बिल्कुल कुछ भी नहीं है,
तो आईसी के अंदर क्या बचेगा, केवल और केवल आपका, देखो ये सबको पता है आईसी के अंदर दो करंट होती हैं, आईपीसी प्लस आईसीओ। तो ये कब प्रेजेंट होगी, जब आपका एमिटर करंट प्रेजेंट होगी, ये सबको पता है, क्योंकि एमिटर करंट ही आईपीई इसके इक्वल है, माइनस आईपीसी के इक्वल, ये सब इक्वल है, ठीक है। ये क्या है, आईपीई, तो ये इसके इक्वल है। तो एमिटर करंट प्रेजेंट होगी तभी आपका ये प्रेजेंट होगा, ये वाला टर्म। और अगर एमिटर करंट प्रेजेंट नहीं है तो आपका क्या बचेगा, केवल आईसी नॉट। तो वही चीज़ है यहाँ पे, केवल आईसी नॉट। अगर एमिटर करंट आपका प्रेजेंट है, नॉट इक्वल टू 0 है, ओके, तो यहाँ पे आपका दोनों कलेक्टर करंट इनके सम के इक्वल होगा। बहुत मतलब इजी चीज़ है, यहाँ पे कुछ ऐसा खास है नहीं। तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, माइनस, ऊपर सबका डिफरेंस ले लेते हैं, तो माइनस आईपीसी, मतलब एक तो ये ले लेते हैं जो हमने ऊपर देखा, मतलब हमें इनका डिफरेंस लेना है, किसका, इसका, ये जो है ना, इससे इसको घटाना है और इससे इस वाले को घटाना है। तो ये और नीचे आई माइनस 0, तो आई सी नॉट करके आपका ये बचेगा आई पी सी अपॉन आई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एक्चुअल में अल्फा इसके इक्वल होता है, आई पी सी अपॉन आपका आई ई के इक्वल। अब इसमें क्या करते हैं हम, आई पी ई को सप्लाई कर देते हैं। देखो आई पी सी अपॉन आई पी ई कर दिया, और आई पी ई अपॉन आई, तो हमने क्या किया कि ये आपके पास पहले से प्रेजेंट थे और ये हमने सप्लाई कर दिए। तो ये एक अलग टर्म बन गया, येलो वाला मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, बीटा स्टार, ये बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर बन गया, और ये आपका गामा बन गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट के लिए रिलेशन, ठीक है। स्टार है, 3 स्टार है, 3 के 5 स्टार है, जो भी मर्जी, अल्फा इजकल टू बीटा गामा, ठीक है। बहुत ईजी है, अल्फा इजकल टू बीटा गामा, पर आपको पता होना चाहिए बीटा गामा कौन कौन से वाले बीटा गामा थे, ये आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपका बीटा स्टार 1 के इक्वल है, ओके, और गामा भी 1 के इक्वल है, तो फिर आपका अल्फा भी 1 के इक्वल हो जाएगा। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या देखना है, ओके। तो ये चीज़ हो गई, अल्फा बीटा गामा हमने लगभग पढ़ा है, अल्फा इक्वल टू बीटा स्टार गामा, ठीक है। बीटा नहीं, बीटा स्टार मैं बोल रहा हूँ उसको, ओके, ये याद रखेंगे। फिर बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर आईसी इन एक्टिव रीजन। आईसी का एक्सप्रेशन देखते हैं एक्टिव रीजन में। अब सबको पता है कि आईसी दो चीज़ों का सम होता है, माइनस आईपीसी और आईसी नॉट। तो अल्फा क्या है, आईपीसी अपॉन आई, आईपीसी किसके इक्वल हो गया, अल्फा आईई के इक्वल। तो इस आईपीसी को हम एक चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हमें आईपीसी को हटा के और इसमें आईई को लेके आना है, बट उसके संग आपका क्या है कि कंडीशन है अल्फा भी आ रहा है। तो ये इस तरीके से होगा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले से है तो वो रहेगा। तो नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, और बाकी ये तो सबको पता है कि बीजेटी में हम तीनों करंट को अंदर जाते हुए दिखाते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या मान लेते हैं कि आई सी इजकल टू प्लस ऑफ आई बी प्लस आई सी के इक्वल है। बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि यहाँ पे बाहर माइनस होना चाहिए, कन्वेंशनली देखा जाए तो, ओके। तो आई सी इजकल टू अल्फा आई ई, ठीक है। तो ये क्या है, हमें ये बता रहा है, दो अलग अलग केसेज हैं कि अगर आपकी तीनों करंट इनसाइड जा रही हैं, तीनों करंट, तो आपका नेगेटिव साइन मिलेगा आपको इस रिलेशन में, ओके। और अगर आपका एक करंट इनसाइड जा रही है, ठीक है, ओनली आई ई इनसाइड, तो आपको इसमें पॉजिटिव साइन देना है। तो आपको ये याद रखना है, ओके, पॉजिटिव साइन। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप आई ई इजकल टू आई बी प्लस आई सी ले रहे हो, अगर ये ले रहे हो तो फिर आपको इसमें पॉजिटिव साइन देना है, इसमें कोई भी साइन नेगेटिव नहीं रखना। और अगर आप कन्वेंशनली वाला यूज़ कर रहे हो तो फिर इसमें आपको नेगेटिव साइन रखना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोटा सा पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट है। तो इसी में KCL लगाते हैं इक्वेशन 1 में। तो आई ई आपका या तो माइनस आई बी प्लस आई सी के इक्वल होगा, जो ऊपर वाला केस था, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा, और यह आपका माइनस आई बी और प्लस आई सी के इक्वल हो गया। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ओके। मतलब ये क्या कह रहा है, इस वाले केस में बाकायदा मैं दिखाता हूँ, इस वाले केस में आपका माइनस अल्फा के संग पहले से था, और इसमें भी आप देख रहे हो कि ये तीनों अंदर जा रही हैं, मतलब कि आई ई माइनस ऑफ आई बी प्लस आई सी के इक्वल है। तो ये माइनस एक पहले से था, एक ये वाला माइनस हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो क्या क्या बच गया आपका, अल्फा आई बी, अल्फा आई सी और आई सी ओ। तो आई सी इनके इक्वल आ गया। अब क्या करते हैं कि आई सी में आई सी को एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी आई सी है और ये भी आई सी है। तो आई सी 1 माइनस अल्फा और इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस आई सी ओ। तो आई सी किसके इक्वल आ गया, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आई बी और अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा आई सी ओ। तो यहाँ पे जो ये अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा है, ये बीटा के इक्वल हो गया, ठीक है। आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, और ये 1 प्लस बीटा के इक्वल हो गया आई सी नॉट, ओके। तो ये तो आपने यहीं से देख लिया कि ये इसके इक्वल होता है, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर इसी बीटा में आप 1 जोड़ दो, मतलब आप इसमें 1 जोड़ दो, ठीक है, 1 जोड़ोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये कट कटा के 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा बचेगा केवल। तो ये चीज़ वहाँ से आई है कि आपका 1 प्लस बीटा
किसके इक्वल है, 1/1 माइनस अल्फा के। अब ये जो बीटा है, ये बीटा वो बीटा नहीं है जो बीटा स्टार हुआ करता था, ठीक है, वो बीटा नहीं है ये अलग बीटा है। इसका नाम है लार्ज सिग्नल करंट इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो वही सिग्नल करंट गेन या जो ऊपर हमने अल्फा देखा था, ये कुछ उसी के जैसा है, बट ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, ये मैंने वहाँ पे भी बता दिया था। ओके, कि 3 चीज़ होती हैं, अल्फा बीटा गामा। ये आपका बेस का हो गया, कॉमन बेस, ये आपका कॉमन एमिटर हो गया, कॉमन कलेक्टर हो गया। ओके, तो ये इस तरीके से हुआ आपका। तो ये हमने क्या लिखा है, आईसी लिखा है इन टर्म्स ऑफ आईबी एंड आईसी नॉट। आईसी को लिखा है इन टर्म्स ऑफ आईबी एंड आईसी नॉट के टर्म्स में। अब क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम आईसी नॉट को नेग्लेक्ट कर दें, ओके, आईसी नॉट को नेग्लेक्ट कर दें, जो कि हम करते ही आते हैं बहुत बार, ओके, तो हमारा आईसी केवल बीटा आईबी के इक्वल बचेगा। या फिर बीटा का आपको आंसर मिल गया कि बीटा एक्चुअल में क्या होता है, बीटा होता है आपका आईसी अपॉन आईबी। तो यहाँ पे भी सी अपॉन बी के इक्वल आ गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऊपर क्या रहेगा और नीचे क्या रहेगा, ठीक है। इसको मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि ये याद रखना है, इससे चीज़ें आसान होती हैं। तो यहाँ पे देखो सी बाई बी है, यहाँ पे सी बाई ई था, यहाँ पे भी सी बाई ई था। तो ज़्यादातर फॉर्मूले में आपको याद रखना है कि ऊपर आपको कलेक्टर वाला टर्म ही रखना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात पता चली कि ऊपर आपको कलेक्टर वाला टर्म ही रखना है। और ये जो इसका फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन एमिटर है, तो यहाँ पे आई ई आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। देखो कॉमन एमिटर का मतलब से आप क्या समझते हो, छोटा सा, मतलब वो देखो एक तो होता है एक्चुअल नॉलेज थ्योरेटिकल, एक होता है हमारे काम की चीज़। तो काम की चीज़ क्या है, कॉमन एमिटर से ये समझते हैं, वहाँ आई ई इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पे आई सी इन्वॉल्व है, आई बी, तो आपका बीटा आई बी हो जाएगा। अच्छा, इसको याद करने का सीधा सा तरीका भी है कि बीटा और आई बी मतलब दोनों में बी भी है, तो वो एक ही साथ है मल्टीप्लिकेशन में। ओके, फिर बात करते हैं कि बीटा इज़ अ मेजर ऑफ एम्प्लीफिकेशन एबिलिटी ऑफ अ बीजेटी। तो बीटा इस चीज़ को भी बताता है कि आपका बीजेटी कितने अच्छे से एम्पलीफाई कर सकता है सिग्नल को। और ट्रांजिस्टर विद हाइयर बीटा कैन एक्ट एज अ गुड एम्पलीफायर। एक ट्रांजिस्टर है जिसका बीटा हाई होगा, वो गुड एम्पलीफायर होगा। या फिर अगर आपको गुड एम्पलीफायर चाहिए तो आपको बीटा को हाई रखना पड़ेगा, ये इसका उल्टा मतलब हो गया। फिर आता है कि अल्फा इजकल टू 1, अगर अल्फा 1 है 1 तो बीटा आपका इन्फिनाइट हो जाएगा लगभग। ओके, तो ये रिलेशन हो गया आपका। फिर बात करते हैं कि देखो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया कि 1 प्लस बीटा इजकल टू 1/1 माइनस अल्फा के इक्वल होता है। तो देखो अगर आप 1 प्लस बीटा को सॉल्व करना चाहो, या फिर आप इस 1 को तो मत मानो, 1 तो बहुत छोटी चीज़ है। यहाँ पे अल्फा को 1 कर दोगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये 1/0 इन्फिनाइट बन जाएगा। तो आपका 1 प्लस बीटा इन्फिनाइट है, या फिर इन्फिनाइट से 1 को घटा भी दो तो फिर आपका बीटा भी इन्फिनाइट है। ये वही बात हो गई कि अगर अल्फा आपका 1 के इक्वल है कभी भी, तो आपका बीटा इन्फिनाइट हो जाएगा। अ ट्रांजिस्टर विल हैव लार्ज बीटा इफ फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर मेट। और देखो बीटा हमको अच्छा चाहिए गुड एम्पलीफायर के लिए, और वो ये भी कह रहा है कि अब आपको बता रहे हैं कि 2 कंडीशन अगर आप मीट कर लेते हो तो आपको बीटा हाई ही मिल जाएगा। वो क्या है, एक तो कंडीशन हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि बेस विड्थ जो है वो आपका डिफ्यूजन लेंथ ऑफ कैरियर से कम होना चाहिए, तो आपका बीटा स्टार 1 होगा, और एट द सेम टाइम बीटा आपका वेरी लार्ज होगा। ठीक है, देखो बीटा स्टार और बीटा में बहुत अंतर है, ये मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ। तो बीटा स्टार यहाँ पे 1 हो जाएगा। दूसरा एनी ग्रेटर देन एन बी। ओके, अगर एनी आपका एमिटर वाले साइड वाला एन बी से काफ़ी बड़ा है तो आपका गामा 1 होगा। देखो दोनों केस में कुछ ना कुछ 1 हो रहा है, बट यहाँ पे फिर वही बात कि बीटा जो है वो आपका वेरी लार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये समराइज किया है कि व्हाट आर दीज अल्फा बीटा गामा। तो देखो इस समय इस स्लाइड में देख लो कि लार्ज सिग्नल करंट गेन की अगर बात करें ऑफ कॉमन बेस तो अल्फा है। ओके, कॉमन बेस के लिए, कॉमन एमिटर के लिए उसको बीटा कहते हैं, और उसी सेम चीज़ को कॉमन कलेक्टर के लिए आप गामा कहते हैं। ओके, और ये गामा और वो गामा अलग होता है। ये गामा डज नॉट रिप्रेजेंट एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। अब ये अलग तो होते हैं, ये जो वो गामा था और ये गामा ये डिफरेंट है, बट एक्चुअल में क्या है ना कि हम इस वाले गामा को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो हमने ये वाला पढ़ा है ये हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का बहुत कम ही यूज़ किया जाता है, मेनली फ़ायदे आपको कॉमन बेस और कॉमन एमिटर में मिलते हैं। और जो पहले वाला गामा था आपका क्या था, एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, वो एक अलग चीज़ है, उसका इस्तेमाल होता है। अब ये इन सब के बीच में रिलेशन भी बताया जा रहा है कि बीटा इजकल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा इजकल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये इनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन तो ईजी है, ये हो गया। अल्फा का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको प्लस का इस्तेमाल करना है। देखो सबसे पहले अल्फा आता है, फिर आता है बीटा, तो आप ये याद कर लो, अल्फा के फॉर्मूले में प्लस का इस्तेमाल, बीटा के फॉर्मूले में माइनस, तो इसमें अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, बीटा इजकल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इस तरीके से आप इनको याद कर लो। फिर आता है गामा का फॉर्मूला, गामा सिंबल है 1 प्लस बीटा और 1/1 माइनस अल्फा, एक जो हमने ये रिलेशन निकाला था यही आपका गामा होता है, ये जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है।
उसके बाद थोड़ा सा और है, फिर आपका ये 30A लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्ली इफेक्ट जो होता है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन जिसको बोलते हैं, वो शुरू करेंगे 30B से। ओके, लास्ट का 30B और 31 पार्ट ए इतना ही बचा है बीजेटी के अंदर। तो लीकेज करंट की बात कर लेते हैं बीजेटी के अंदर। तो अभी तक हम लीकेज करंट या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट के नाम से उसको ICO मानते हुए आ रहे थे, पर यहाँ पे ICBO होता है। कैसे? देखो, ICB से समझो कि हाँ, कलेक्टर टू बेस की तरफ करंट की बात करेंगे, जो इसमें गायब है वही ओपन होगा। ठीक है, इन तरह के करंट के नामों में जिसमें बड़ा लंबा चौड़ा नाम होता है, इसमें C भी है, B भी है, O भी है, इसमें क्या होता है, कोई ना कोई चीज़ ओपन होती है और उसी को हम O से डिनोट करते हैं। तो ओपन क्या होगा, जो कि यहाँ पे शो नहीं किया जा रहा, मतलब एमिटर नहीं शो हो रहा, तो एमिटर ओपन है। सो इट इज़ कलेक्टर टू बेस करंट, कलेक्टर से बेस की तरफ करंट है। ठीक है, कलेक्टर से बेस की तरफ मतलब ये वाली करंट, ये। ओके, व्हेन एमिटर इज ओपन सर्किटेड, जब एमिटर को ओपन सर्किट कर देते हैं तब। तो ICBO एक्चुअल में क्या है, कलेक्टर करंट ही है जब आप IE को जीरो कर देते हैं। अब देखो, आपको ये भी पता है कि IC के 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और दोनों कंपोनेंट में पहला वाला जो कंपोनेंट होता है, इसमें माइनस लगता है, वो आपका तब होगा जब IE प्रेजेंट होगी। जब IE ही प्रेजेंट नहीं होगी तो वो आपका क्या बन जाएगा, ICO बन जाएगा। तो ये वही चीज़ होगी, इक्वल टू माइनस अल्फा IE प्लस ICO। ये हमने ऊपर डिराइव किया था थोड़ी देर पहले ही। तो यह आपका चला जाएगा क्योंकि IE0 ICO बचेगा। तो एक्चुअल में ICBO ही ICO होता है। देखो, ये दिख रहा है आपको कि एक्चुअल में ICBO ही ICO होता है, बट ICBO लिखते समय आपको बताना है कि एमिटर ओपन है, और ICO ऑब्वियसली बात है तभी आपको मिल रहा है जब एमिटर ओपन है। ओके, और 2 केस में भी मिल सकता है। देखो, यहाँ डिफरेंस समझो, ये कह रहा है कि ICBO ICO के इक्वल हो जाएगा, पर इक्वल हो जाएगा किसी कंडीशन में, बट ICO अपने आप में एक अलग चीज़ है, वो रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ओके, वो रिवर्स सैचुरेशन करंट पहले से और वो हमेशा रहेगा। मतलब वो ये कह रहा है, देखो ये चीज़ है, एक है X, एक है Y तो Y ही रहेगा, बट अगर हमने क्या कर दिया कि Z को 0 कर दिया तो X Y के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, इस तरीके से समझो कि Y तो Y है, वो अलग चीज़ है, वो तो रहेगा, X Y के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगी जब Z 0 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं ICO की। ओके, तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है ऑफ रिवर्स बायस जंक्शन, जैसे कि ये हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, कि आपका ये हर 10 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज में डबल हो जाती है। ये सब हमने बेसिक्स ऑफ ADC में देखा है कि ICO रिवर्स सैचुरेशन करंट 10 डिग्री, हर 10 डिग्री पे डबल हो जाती है। ठीक है, अगर 2 मिली एम्पेयर है तो 10 डिग्री बढ़ी 4 मिली एम्पेयर हो जाएगी। ओके, डबल हो जाएगी। उसके बाद ICBO T2, ये टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी और टेम्परेचर पे निकालना है, T2 टेम्परेचर पे, तो ICBO एट T1 और इनटू आप ये कर लो कि 2 की पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। ओके, ये सब रिलेशन यहीं से आया है, ये वो 10 डिग्री वाला है, ये डबल वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। ठीक है, ICBO T2 इजकल टू ICBO T1 इंटू 2 रेज़ टू आपका T2 माइनस T1 अपॉन 10, इसके इक्वल है। तो ये ICO और ICBO के बारे में हमने पूरा ये डिटेल में देखा। दूसरी चीज़ आती है ICEO। अब देखो, इसको देखते ही पता चल रहा है कि भाई इसमें क्या गायब है, बेस। तो यहाँ पे बेस को ओपन करना है। ओके, तो यहाँ मैंने लिख भी दिया कि वॉट एवर इज मिसिंग इज ओपन सर्किटेड, जो भी गायब है उसी को ओपन सर्किट करना है। तो इसके नाम से दिख रहा है कलेक्टर टू एमिटर, तो इट इज कलेक्टर टू एमिटर करंट व्हेन बेस इज ओपन सर्किटेड। ईजी है बिल्कुल। उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, ICEO क्या है, IC जब आपका IB 0 के इक्वल है, तो IC की इक्वेशन आपको पता है, बीटा IB आएगा और 1 प्लस बीटा ICO आएगा। तो IB 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म तो 0, तो इसमें भी केवल ICO बचा। पर देखो, इसमें 2 चीज़ बच गई, एक तो आपका ICO अलग बचा है और एक बीटा इंटू ICO अलग बचा है। देखो, 1 प्लस बीटा इंटू ICO है, एक बार ICO 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार बीटा से। तो ये तो सिंपल आप देख ही रहे हो, ये किसके इक्वल था, ICBO के इक्वल था, बट यहाँ पे एमिटर ओपन सर्किटेड नहीं है, तो इस ICO को ICBO नहीं लिख सकते हैं। देखो, ये चीज़ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर एमिटर ओपन सर्किटेड नहीं है, तो आप ICO को ICBO नहीं लिख सकते हैं, या आप समझो। ओके, तो ये चीज़ हो गई, बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO और एड IB इजकल टू 0। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ICEO जो है इजकल टू 1 प्लस बीटा ICO के इक्वल है। ओके, तो ICEO इज 1 प्लस बीटा ICO के इक्वल है। तो ये ICEO का आपका मिल गया। देखो, यहाँ एक चीज़ और समझो कि IC जो BO है, ICBO जो ऊपर वाला था, A वाला, तो वह आपका नैनो एम्पेयर की रेंज में होता है जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में, और वो थोड़ी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है जब आप जर्मेनियम की बात करते हैं। ओके, एट बीटा इज इन द रेंज ऑफ 100। और अगर हम इसकी बात करेंगे IC, देखो वो A हो गया, ये B आ गया एट द सेम टाइम।
हम अगर IC-EO की बात करेंगे, देखो यहाँ IC-EO है और वहाँ IC-BO है, दोनों में कलेक्टर तो है ही, तो IC-BO है। तो IC-EO की बात करेंगे, यहाँ पे क्योंकि बीटा इन्वॉल्व हो रहा है, बीटा इन्वॉल्व्स, यहाँ बीटा इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ बीटा क्योंकि 100 की रेंज में होता है, तो ये हंड्रेड्स ऑफ नैनो एम्पेयर हो जाएगा सिलिकॉन के लिए और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो एम्पेयर जर्मेनियम के लिए। जैसे यहाँ पे आपको IC-BO में करंट मिलेगी, वो आपको कितनी मिलेगी, आपको 2 नैनो एम्पेयर, ठीक है, 5 माइक्रो एम्पेयर, डिपेंड करता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। एट द सेम टाइम IC-EO की अगर बात करेंगे तो वो आपको कितनी मिलेगी, 120 नैनो एम्पेयर, ठीक है, 210 माइक्रो एम्पेयर, ये किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, ये जर्मेनियम के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ये पूरा आपका लेक्चर एंड हुआ। बैक करके फिर से शुरू करके जो भी मर्जी जितनी बार देखना रिवाइज करो, स्पीड पे लगा के देखो, एकदम रट डालो सारी चीज़ों को, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर 30B में स्टार्ट करेंगे अर्ली इफेक्ट और बेस बिट मॉड्यूलेशन।